सवाल के साथ फात शहबाज खान। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत के बाद बहुत सारे लोग जो आईनी तरमीम और उस तरमीम के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस पेंट कर रहे थे, वो शायद कुछ दिन ये सिलसिला रुक जाएगा। और इसमें काजी फायज़ जब सीनियर मोस्ट थे तो उन पर बड़ी जिम्मेदारियां थी। इसी तरह मंसूर अली शाह साहब इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं और बहुत भारी जिम्मेदारियां उनके कांधों पर हैं, बहुत भारी जिम्मेदारियां। मेरे ख्याल इस लफ्ज़ से आगे नहीं मैं जा सकता। पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नाम है, वकला बरादरी का एक सीनियर नाम अज़हर सदीक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मोस्ट रेलिवेंट है, इनसे पूछा जाए कि अगर गवर्नमेंट तरमीम अब लेके आएगी तो वो तरमीम फिर क्या होगी, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास रहेगी नहीं रहेगी, मखसूस नशिस्तों का ये मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, इसको लिंक करके काजी फायज़ साहब का मुस्तकबिल फिर क्या देख रहे हैं, और 6 जजों के हवाले से बेंच जो है वो किस करवट बैठेगा, ये सारी चीज़ें इनसे पूछने हैं। अज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले मैं ट्वीट आपको अदील सरफराज का ट्वीट है वो आपको मैं सुनाऊँ पहले कि वो उन्होंने क्या कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा कि मिसाल के तौर पर कुल नशिस्तें 206 हैं, जिनमें से 200 पर आज़ाद अरकान मुंतखब हुए हैं, जबकि सिर्फ 6 सियासी जमातों के पास हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि 70 मखसूस नशिस्तें 200 आज़ाद अरकान को नहीं बल्कि 6 सियासी जमातों को मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, जिस पर कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपकी बात पर हंसी की आवाज़ें आ रही हैं। अदील सरफराज बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये आज उनका ट्वीट था। क्या फील आप? अदील छोटे भाइयों की तरह है और उन साफियों में से है, कवरेज कर रहे होते हैं। बाकी दोस्त भी, मोहसिन ले लें आप, हुसैन ले लें आप, आजकल तो हसरात भी कोशिश करता है, वरना तो जस्टिस काजी फायज़ साहब के बड़े स्टॉन्च स्पोक्समैन या सपोर्टर थे, लेकिन आज वो बात हकायक पे कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात। जर्नलिस्टों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं आप, कभी किसी को कह देते हैं कोई स्पोक्समैन है, कोई किसी को कह देते हैं तहरीक इंसाफ वाले। प्लीज़ आप क्यों लेबल करते हैं? बात सुने, हसन अजीब छोटा भाई है, वो एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोलता है, इसमें जी परेशानी क्या बात है? वो ताकतवर हल्का जो सोचता है हसन हमें बता देता है, तो अच्छी बात नहीं है। ओहो मेरी फिर बात हुई ना, वही कह रहा है ना, तो मैं यही तो कह रहा होता, और मैं क्या कह रहा होता हूँ? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा होता। लोग मेरे पे बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा होता। लेकिन एक बात बताएं आपको, कभी आपने सोचा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है? ये आइन और कानून की तशरीह करने वाला इदारा कब से बन गया यार? और मैं एक बात बता दूं आपको, बंदयाल साहब ने आइन रीराइट कर दिया था पंजाब गवर्नमेंट के मामले में। ना, बिल्कुल रीराइटिंग नहीं। और जस्टिस मुनीब अख्तर की गोल्डन वर्ड में निकली जजमेंट है। आज मैंने आर्टिकल 63 बहस की है, मुझसे पूछे आप भैया, मेरी बात सुने, अमानत है, दूसरा बंदा पैसे ले और वोट डालने आ जाए, किस बात में भी अमानत में खयानत होगी ना। वो मैंने तो पर्चे कराने का कहा था, मेरी ये बात नहीं मानेगी, ये मैं बता दूं मैं आपको, मेरी पर्चे कराने वाली बात नहीं मानी गई, लेकिन वो गोल्डन वर्ड्स में लिखने वाली जजमेंट है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 6 लगता है इलेक्शन कमीशन। ये ना कहना कि आपका बिल्कुल लगता है आर्टिकल 6। कौन है इलेक्शन कमीशन इस बात के? अगर इख्तियार तुम्हें दे दिया है तो गलत तशरीह करो। तशरीह क्या की है ये बता दी अभी आपके सामने कि 200 सीटें जो हैं वो ले जाए आजाद और 6 ले जाए सियासी जमातें, तो 6 को 70 सीटें दे देंगे आप। यानी 6 की नुमाइंदगी जो है ये मिल रही है मुतनासिब नुमाइंदगी, प्रोपोर्शनेट, यानी 272 सीटें हैं। और कौमी असेंबली में खवातीन की 60 नशिस्तें हैं। तरीक़ाकार ये होता है, 60 को तकसीम करते हैं 272 पे, जितनी रेशो आती है, जितनी सीटें उसे मल्टीप्लाई करके उतनी सीटें आ जाएंगी, तो 20 के करीब सीटें बनती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, और 10 हैं अक़लियतों की, तो 10 को 272 में तकसीम करके वो 3 वहाँ से निकलेंगे, 23 के करीब ये सीटें हैं। तो मुतनासिब नुमाइंदगी तो ये है ना, जो 23 सीटें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। क्या मुस्तकबिल इसका क्या देख रहे हैं? ये 23 सीटें इस मुस्तकबिल से नहीं देखें, ये इतना आसान नहीं है जो आपने फरमा दिया। ओ भाई, ये मैंने कोई आग का दरिया अबूर नहीं कर रहा है, ये आग का दरिया ही है। वो एक लहदा है, भाई वो फैसला साजों ने, जो करने वाले लोग हैं, जो करता धरता है, उन्होंने तो ये कहा कि हम अदालतों को अब हर तरीके से अपनी मर्जी से चलाते, अदालतें अब उस तरह नहीं चलेंगी।
6 जजों ने जो शमع जलाई है, 6 जजों ने जो बात की है, उसके बाद अदालतें अब आंखें खुल गई हैं। अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में कब उस तरह से आंखें खुलेंगी। लाहौर हाई कोर्ट की इतनी तारीफ की उस दिन, और किसने तारीफ? पूरे बेंच ने। वो तो सिर्फ की ना कि जो कमरे में बैठ के फैसला किया उन्होंने, जो फुल कोर्ट का फैसला किया। अदालतों में फैसले हैं, यानी ये वाला जो आज भुगत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो भुगत रही है, वो लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हाथ है। बताऊंगा क्यों, मैं बाकी बातों की तरफ फिर बताऊंगा। मैं बड़े इल्जाम लगाने शुरू कर दिए आपने यार। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हाथ है, मैं इसमें क्या कह रहा हूँ। अगर कुछ फैसले कर दिए होते। क्या हाथ होगा लाहौर हाई कोर्ट का? यार तुम कमरे में आते मुझसे पूछा कि तुमने सवाल मुझसे किया कि सेक्शन 215 क्यों चैलेंज नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तो आप इमरान खान को बता के आए थे कि 215 चैलेंज नहीं हुआ। उसको चैलेंज कर दिया ना, लेकिन देखिए ना पार्टी ने चैलेंज नहीं किया था। देखिए वो उसकी पार्टी सर इसलिए है कि हमने आइन में तरमीम की है, कानून में तरमीम की है। भाई क्या गलत तरमीम की है आपने गलत साथ दिया तरमीम करते हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलती माननी चाहिए इस बात की। क्यों डरते फिर रहे हैं आप? यानी देखें 209 कहता है सेक्शन कि आपने इंतखाबात कराने, अगर नहीं कराए। 210 कहता है कि अगर आपको फंड का हिसाब रखना, फॉरेन फंडिंग का, तो फॉरेन फंडिंग का तो आर्टिकल 17 में कहा हुआ है ना। वो तो आप मान लिया, आप पार्टी बैन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ भी पार्टी बैन नहीं हो सकती है। लेकिन नशिस्तें देने से पार्टी बैन कर दें आप इंतखाबी निशान। और देखिए इंतखाबी निशान के रेप्रिकॉशंस कितने। आप ख्वाब देखना शुरू हो गए हैं दोबारा से? मैं नहीं ख्वाब देखता, मैं सच कह रहा हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आए बनाए ना लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच, ये सेक्शन 215 बच जाए। आप बता दीजिएगा। मेरा नाम हजरत सिद्दीक नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। सेक्शन 215 नहीं बच सकता, बनाए फुल बेंच बनाया हुआ है ना। अच्छा, जो बात मैंने जब इमरान खान से मिला तो मैंने कहा, उन्होंने चैलेंज करने के हवाले से उन्होंने कहा बिल्कुल परसू करो इस बात को। सेक्शन 215 काला कानून है, आर्टिकल 17 के मुतसाद में आए और इलेक्शन कमीशन मैं कह रहा हूँ आइन तोड़ा है। यानी वो देखिए बड़ी सिंपल सी बात फाद साहब, क्या इलेक्शन नहीं कराया आपने, पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो पार्टी बैन कर देंगे। आर्टिकल 17 ये आईने पाकिस्तान से 73 है, क्या इसको मैं फाड़ के फेंक दूं यार? ये कहता है कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो सियासी जमात बात करेगी ना, वो बैन हो सकती है, वो पाबंदी और खतरनाक क्राइटेरिया है। पता क्या खतरनाक है? बैन ना हो जाइएगा ये बातें करते हुए। भाई मेरी बात सुने, मैं तो सच बोलूंगा भाई। और जो तुम प्यार मोहब्बत भरी बातें थूक लगा के कर जाते हो, बुरा ना बनाना मेरी बात को। और बड़ी चीखें निकलती हैं, सच बोलता है ना सच तू, तो ये तो डर लगता तू, हमें क्या डर हुआ? किस बात का डर लगना है? आर्टिकल 17 तुमने आज तक देखो जो बातें की है ना, तेरे में क्वालिटी है तो प्यार मोहब्बत से रहा, बड़े आराम से मासूमाना अंदाज से बात कर जाता है। बात सच मेरा बीच में क्या, लेकिन बात सच होती है, बात सच होती है। अब देखे ना, यहाँ गया था वो पार्टी, उस पे ये लफ्ज मैं आपके सामने एक आम आदमी को सामने रख के ना मैं पढ़ दूं। देखे ये देखिए, ये समझना जरूरी है। पूरी कौम को मैंने तो कम से कम माइंड समझा दिया। 17 क्या कहता है यार, सुनिएगा। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, and such law provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days such declaration refer the matter to the Supreme Court, who is running। क्या यानी पहले डेक्लेरेशन देनी है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन का अगला खतरनाक काम देखें आप। इलेक्शन लड़ने के लिए गए, मैंने भी कागजात दाखिल किए, मैंने कहा मैंने पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, नहीं आप आज़ाद लड़ेंगे। भैया मैं भी क्यों आज़ाद लड़ूंगा? मैं सिंबल ले लिया आपने, पार्टी इलेक्शन तो लड़ने दे। उन्होंने कहा नहीं लड़ सकते आप। ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। लाहौर हाई कोर्ट बता रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट खुद फैसला करती है, इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। सलमान राजा की पिटीशन में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं आप पार्टी पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर क्या हुआ, जब पार्टी पर इलेक्शन लड़ लिया, इलेक्शन लड़ने पड़े इंडिविजुअल। वो तरीके आपको याद है, नजरियाती आई थी, नजरियाती में जाना चाहा तो इलेक्शन कमीशन ने एक दिन पहले फैसला, 2 दिन पहले फैसला दे दिया कि जनाब पहले आप पार्टी से रिजाइन करेंगे फिर दूसरी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। आप देख कर सही ना इलेक्शन कमीशन क्या करती फिर रही है। ये सारे मामले आने चाहिए ना, फिर उससे आगे चले जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मान लिया और उसने इलेक्शन ही लड़ा, तो पार्टी तो थी और ज्वाइन कर लिया उनको, तो पार्टी तो है, रजिस्टर्ड पार्टी है, ज्वाइन कर लिया तो सीटें तो फिर मेरा राइट बन गया ना। लेकिन सेक्शन 106 और रूल 94 ये जो बुराई की जड़ है,
रूल 94 ने कहा कि मखसूस जिससे उसको नहीं मिल सकती जिसका इंतखाबी निशान नहीं होगा। रवायती आज वकालत भी टीम लीड फैसल सिद्दीकी कर रहे थे कराची वाले, इसकी क्या वजह? फैसल सिद्दीकी अच्छी आर्गूमेंट्स किए हैं और बड़े डीप रूटेड हैं वो, और डीप रूटेड भी है, मेहनत भी करते हैं और एक बेंच भी अच्छा मिल गया हमें, लेकिन वकील अच्छे हैं वो। बाकी बेंच माड़े हैं। अजहर साहब आप क्यों बेंचों पे भी सियासत शुरू कर देते? मेरी बात सुने, मैं ये नहीं करना चाहता था, ये रवायत डाली है। क्या इख्तलाफ हो सकता है आपका काजी साहब से? क्या इख्तलाफ हो सकता है? काजी फाइसा ने ये रवायत डाली है, ब्रेन है वो, और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम रेफरेंस आप करते रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फरोग नसीम साहब के जरिए, क्या उनका मैं उस रेफरेंस को आज भी सपोर्ट करता हूँ। आप जो मर्जी कहें, पार्टी ना करे मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ। उसकी वजह क्रैश हो गया था, रद्दी की टोकरी में डाल दिया था वो, फिर सारी अदलिया। आपके दोस्त कयूम सिद्दीकी ने कहा था और वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। मैंने तो ट्वीट किया था। कयूम सिद्दीकी साहब का क्या बीच में रेफरेंस आ गया? उन्होंने उन बेचारे को आप उन्होंने ट्वीट किया था एक, और फिर वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। मैं तो नहीं कह रहा मैनेज। अब ये छोड़ें, ये फिर ये आज का मौजू नहीं है, इसको छोड़ें। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, अब सेक्शन 106 जो है और सेक्शन 104 और रूल 94, अभी अगली एक हर्डल है, पहाड़ अभी और है। आज फैसला तो मुअत्तल कर दिया है ना कि वो 23 सीटें जो है ना, अब क्या हो गया? वो जो ख्वाब था फिर आने ख्वाब हो गया। नहीं तो वो पूरा हो गया। फिर नहीं, कैसे पूरा हो गया? आईनी तरमीम करने आ रहे थे, जो यकील दालिया कराई गई थी, जो सियासी रिश्वतें किसी को देनी थी, कि जनाब इल्जाम लगाते जा रहे हैं। यार निजाम की बात नहीं, आप खुद बताएं ना, मुझे ये बताएं। वो देखें, मुझे सिर्फ ये बताएं, आज़म नज़ीर तारड़ एक बड़े आदमी हैं, वज़ीर कानून है, उन्होंने फरमाया कि भाई मुझे ऐसा टास्क ही नहीं दिया मैं काजी साहब की एक्सटेंशन की कोई बात करूं अभी। मेरे पास कोई टास्क नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा मैं ये अक्सर मुस्तरद नहीं करता। यहाँ लॉयर्स ग्रुप है हमारे, हम रोजाना, हमें पता है क्या हुआ, कहाँ बैठ कर ड्राफ्टिंग हुई है, मुझे ये भी पता है इस बात का। काजी साहब की एक्सटेंशन की मुझे दो तरह से बात हो रहा है। एक क्या हो रहा है, यानी आपको पता राणा सरावनी ने क्या कहा? राणा सरावनी ने कहा कि कई चीजों से 14 दिन के लिए आए। क्या मतलब है उसका? जब ख्वाजा आए थे 37 डेज, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसका हवाला आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी दिया। अब देखें, अब सवाल है, कोई आइन में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा मज़ाहर अली नकवी को मैंने जाने में कोई नहीं, मैं नहीं उसका हिस्सा। छोड़ दें इस बात को, मैं हिस्सा नहीं बना। देखिए मेरी बात सुने, इस तरह ना करें आप। उन्होंने कहा मैं हिस्सा नहीं बना। मेरी एक बात सुनिएगा, नजर आ रहा है जैसे इजाजुल हसन तो चलेगा ना इस्तीफा देके। मज़ाहर नकवी साहब के पीछे तो तारड़ साहब का क्या हाथ? कल मेरी इजाजुल कोई हाथ ही नहीं। एक तकरीब में मुलाकात हुई, मैंने सलाम अर्ज़ किया, मैंने कहा जी आपसे मिलना है। उन्होंने कहा मिलना है, मैं मिलूंगा उनसे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा जिससे आप समझ सकेंगे हालात और वाक़यात क्या है। मैं अगली जो ख़तरनाक बात आपके सामने, ख़तरनाक या प्यार मोहब्बत भरी बात रखना चाहता हूँ ना, ये आईनी तरमीम बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ बैठ कर की है, ऐसे नहीं हुआ। और ये जो प्लान था ना, वो अब ख्वाब रह गया। क्या करना चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल का करना चाह रहे थे, और ये हम बड़े अरसे सुनते आ रहे हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट का ख्वाब है। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से ये ख्वाब दिखाती होती है। आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाना, आपको जज बनाना, ये ख्वाब दिखाती होती है। बहुत से लोगों को ख्वाब दिखाती है। अजहर साहब इल्जामात ना लगाएं प्लीज। देखिए, मैं इल्जाम नहीं कह रहा, वो ना हाँ की है काजी साहब ने, ना हुकूमत ने मानी है। तो जस्टिस काजी साहब को अब बातें जाते जाते कई बातें करते हो तो कह दें, आइन में जो तरमीम है वही रहेगी। हम किसी आइन को, हम किसी तरह के इस तरह का मामले को नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जस्टिस काजी फायजीसा ने आर्टिकल 17 नहीं पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 नहीं पढ़ा था। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। 3 साल के लिए वो अगर आप भी जाएं तो ब्रेन है, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। आपको क्या, किसकी खिदमत करेंगे? पाकिस्तान आइन के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की। इसमें अभी तक तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई नहीं कर सके। वो बता दें, आप बता दें, कोई एक फैसला बता दें। यहाँ आर्टिकल 17 है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या सियासी जमात से इंतखाबी निशान लेना जो है वो पार्टी बैन कर देना? आर्टिकल 17 नजर नहीं। और उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है कि सेक्शन 215 चैलेंज नहीं किया। जवाद हसन ने भी। मुझे जो आपका बात समझ आई है वो ये समझ आई है कि आप फरमा रहे हैं कि अब वो अगर कोई आईनी तरमीम के ज़रिए जजों की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी सबको देना भी अगर चाह रहे हैं तो वो फिर नहीं हो पाएगा। ये जरा आसान, अब 23 सीटें निकल गई ना, अब 2 सीटें आपके पास नहीं है ना। नहीं, अभी तो लार्जर बेंच भी तो बनना है ना। ओहो भाई, लार्जर बेंच भी आ गया है सामने। प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी को जाना है। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूट, देखिए लार्जर बेंच आ जाए, जो भी लार्जर बेंच आए, लेकिन सवाल बड़ी वाज़ेह है। नहीं, 3-2 से आपको लार्जर बेंच में 5 का बन जाता है, फर्ज करें 3-2 से आपको शिकस्त हो जाती है। 23 सीटें आपको नहीं, शिकस्त नहीं होने वाली 23 सीटों का मसला। ये आइन को शिकस्त होने की बात है।
लार्जर बेंच बनाना है कमेटी ने, कमेटी हेड कर रही है 3 मेंबर जजेस के, एक का नाम जस्टिस काजी फायज ईसा है, एक का नाम जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, तीसरा जस्टिस मुनीब अख्तर है। तो बेंच बनते हुए बड़ा आप जरा सोच, आप कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी बेसिकली मंसूर अली शाह के कांधों पे आ गई। ऑफ कोर्स सीनियर प्यूनी जज हैं, आइन टूट रहा है, वो खामोश रह रहे हैं, मेरा उनसे कई जगह इख्तिलाफ है। काई साहब ने कहा मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे बताएं कहां आइन टूटा है, कहां मुदाखलत हुई है। पार्टी सिंबल इन आइन टूटा है, चले मैं कहता हूं आपको, और ये मुदाखलत भी है। चले आपके वकील ने ठीक लड़ा ही नहीं था उसे, वो अपने लड़ना ना, फिर मैं बताता चलूं आपको सवाल। चलें, मैं इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपके सामने लग रहा हूं। मैं लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 215, 104, रूल 94, आर्टिकल 51 की तशरीह, आर्टिकल 106 की तशरीह, यहाँ डिवीज़न बेंच ने फैसला महफूज किया, बाद में पता लगा नहीं महफूज किया, डेट डाल दी और दरखास्तें। लार्जर बेंच बना, 25 मार्च को कहा कि लार्जर बेंच बनाए, जस्टिस राहिल कमरान शेख ने 6-7 अप्रैल को लार्जर बेंच बन गया। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने 2 जजेस वहाँ से बाहर ट्रांसफ़र कर दिए। 16 अप्रैल को केस लगना था, नहीं लगा। उसके बाद बहुत सी दरखास्तें दी, जल्दी समाअत की, रजिस्ट्रार ऑफिस लेता नहीं, शिकायत दर्ज कराई। क्या मुश्किल काम है, अगर वो फैसला कर दिया होता सेक्शन 215 की तशरीह आज यही होनी है। ये मैं बता दूं आपको कि वो आइन से मुतसादम है, यानी वो पार्टी का इंतखाब ना कराने से आप पार्टी सिंबल लेके आप पार्टी बैन नहीं कर सकते, याद रखिएगा ये बात। और ये वाले सारे मामले मैं यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने वो बना दिया है, तो मैं अब आइनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा सेक्शन 215 के हवाले से, फिर मैं वहाँ बात करूंगा। वहाँ मैं कोर्ट के सामने ये सारी जो आइनी दरखास्तें हैं मैं सारा कुछ रखूंगा। काजी साहब बड़े आड़े हाथों लेते हैं, ध्यान से जाइएगा। देखिए पहन के जाइएगा। मैं एक बात बताऊँ, देखिए सच बोलना है और मेरी बात सुने, जो रात बाहर है वो अंदर नहीं, और जो अंदर है वो बाहर नहीं। नज़दीक कि अगर मुकद्दरों में ये लिखा है, आप अभी इस जिन बातों का इजहार कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आप समझते हैं कि अब वो जो तरमीम वगैरह आनी है उसमें काजी साहब को कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा। नहीं सवाल ही, और ये होना भी नहीं। देखिए हमारी वकला बरादरी की कंसेंसस है इसके ऊपर, जजेस की तैनाती का प्रोसीजर आज ख्याल आ गया साहब गवर्नमेंट ने करना है। एक बार बताऊं आपको बात, आज मैं आपके सामने मैं इकरार करता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो डायरेक्ट जजेस की सिर्फ चीफ जस्टिस पहले अपॉइंटमेंट करते थे। मैं उसका बड़ा हामी था और मैं मुखालिफ था। जुडिशल कमीशन ये बन गया ये, और इसने देखें क्या हाल कर दिया, 2 तेरियां 2 मेरियां, और मेरिट पे आया नहीं। उसमें अटॉर्नी जनरल में बैठा हुआ है, उसमें और मिनिस्टर लॉ भी बैठा हुआ है, और सूबाई भी बैठे हुए हैं। तरमीम ला रहे हैं ना, उसी में तो उन्होंने रिफॉर्म्स करनी है। देखिए मैं बताऊं आपको, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने अब पहले ही उस तरमीम का चाहिए यही कि वापस ले जाए। आज़म अजीज तारड़ साहब की तरमीम वो जो लेके आते हैं, प्रपोज करते हैं, आपको अभी हमारी बार आपको किसी ने कह दिया कि आज़म अजीज तारड़ की तरमीम जो है वो हमारी बार की तरमीम है? बिल्कुल नहीं है ऐसा। आज़म अजीज तारड़ एक सरकारी एक हुकूमत के वजीर कानून है, वो वकला की आवाज़ नहीं है। किसने कह दिया वो वकला की आवाज़ है? वकला की आवाज़ तो हमारी आएगी जब हमारी बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस या हमारी एक्शन कमेटीज़ जो हैं, जो हमने बनी हुई हैं ऑलरेडी, वो बैठ के इतनी डिवीजन है आपकी बार्स में, उधर ऊपर देख लें क्या हाल है। लेकिन मैं बताऊं, वकला की तादाद मेजॉरिटी जो है, आपको पता है आज तक डिक्टेटर के खिलाफ तहरीक चलते रही। हम जजेस को नवाजने के खिलाफ हैं, हम तो रिटायर्ड जजेस को आगे रखने के भी खिलाफ हैं, तो अब आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ों को तो हम साथ साथ चैलेंज करते रहते हैं। अभी जो लोग पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं और वो कुछ देर पार्टी में नहीं भी रहे थे, उनका आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल? देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, इसका फैसला तो अल्टीमेटली इमरान खान ने करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू होकर वहीं ख़त्म होती है। ये मेरा या किसी सियासी जमात का कारकुन का कोई फैसला नहीं है। और इमरान खान ने जितनी तकलीफ, इतनी सख्त बातें करनी शुरू कर देते हैं, आग ठंडी करने की बजाय पार्टी से डिफेंड करना उनका मौक़िफ़ मुमकिन नहीं रहता। पार्टी कहती चुप करें, हमें कुछ नहीं पता, उनसे पूछें जाके। देखिए मैं फिर बात बताऊँ ना कि ये जो कि वजह यही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है ना, वो इमरान खान के अलावा किसी की बात नहीं सुनता, ना वो सुनना चाहता है। इवन मेरी बातें भी, मैं आपको मैंने कई दफ़ा ऐसी बातें करता हूँ, बड़ी सख्त बातें होती हैं, लेकिन सवाल यही है, बात वहीं से शुरू होकर वहीं पे ख़त्म होनी है, ये मैं बता दूँ आपको। और पार्टी में जिसको आना है, लाना है, रखना है, इस बात का फ़ैसला इमरान खान ही करेंगे। मुश्किल हालात में देखें, मेरी बात देख लें, मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मुझे तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए
प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने भी कोई नहीं की ना ऐसी, या तो बता देना, मैं भी तकलीफ बर्दाश्त की ना। आपको कोई दबाव था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? और क्या, बड़ा आ जाए पाकिस्तान में आके मिलने। किस पार्टी की ऑफर थी बताएं तो सही ना। बस ये छोड़ दें, किस पार्टी में? हमने देखिए कौन सी करीब पड़ती थी आपको? भाई देखिए, मैं किंग्स पार्टी में जाने का तो ख्वाह कभी भी नहीं था, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन किंग्स पार्टी आपको मैसेजेस बड़े करवाती रही माजी में भी, कुछ पता नहीं था। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, मैं इसलिए किंग्स पार्टी में जाने का ख्वाह नहीं रहा, और पहली दफ़ा है किसी सियासी जमात को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कभी मौका नहीं आपको मिला कि नवाज शरीफ को और इमरान खान को आप इकट्ठा करें? बहुत सारे ये अब तो शरारत कर रहा है, ये अब तो शरारत कर रहा है। चलिए, और मैं एक बात बता दूं आपको, बराह रास्त नहीं, नवाज शरीफ किसी जगह बैठे, ये मुझे सीनियर एंकर पर्सन नहीं बताया था कि किसी जगह बैठे हुए तो उन्होंने कहा जी दो दुश्मन हैं, एक का नाम इमरान खान है और दूसरा अजहर सिद्दीक है। तो उन्होंने पूछा अजहर सिद्दीक क्यों? उन्होंने कहा जी हर प्रोजेक्ट में 56 कंपनियों में, मेट्रो ऑरेंज में, मेट्रोज में, बाकी सारे मामले हमसे कोई ज़ाती दुश्मनी है। मैंने उन्हें कहा जी मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं, मैं तो ये करप्शन और लूट मार जो होती है ना, उस हवाले से मामला को लेकर चलता हूँ। और उन्हीं दिनों एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट और कुछ दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। उन्होंने कहा तुम बात कर सकते हो इमरान खान से सिविल लिबर्टीज़ की बात करो। आज नवाज शरीफ जो, मैं तो हैरान हूँ कि नवाज शरीफ जो वोट को इज्जतों का दारिया रोंद गया बाहर है। मैं एक बात और बता दूँ, नवाज शरीफ नहीं रहेगा शहबाज शरीफ के साथ आने वाला, कब आती है चीज़ें और ये बातें क्लियर होगी, बाउंस बैक करेगा नवाज शरीफ। मैं बता दूँ, मैं तो उस नवाज शरीफ को जानता हूँ जब उस वक्त मुझसे रब्ता किया गया उस ब्यूरोक्रेट ने, उन्होंने कहा कि आप बात करें, सिविल लिबर्टीज़ भी हम सारे इकट्ठे होते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट की या इंटरफेरेंस उतनी खो जितनी हुकूमत चलाने के हवाले से, बाकी किंग्स पार्टी बनाना, पार्टी तोड़ना, पार्टी को रोंद के चलना। आपके दौर में आप लोग आसिफ सईद खोसा साहब को भी एक्सटेंशन देना चाहते थे? देखिए मैं बताऊं, अगर देना चाहते तो हमने कोई नहीं तरमीम लाए। सवाल ये बताएं आप, हमें बातें होती रहती हैं, छोड़ें इस बात को। हमने ऐसी किसी ऐसी सपोर्ट नहीं। फ़खर इमाम के जरिए बिल टेबल हुआ था। नहीं, मैं फिर बता चलूँ, मैं देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, पार्टी के तौर पर आप अपना लाए हो। और दूसरी बात मैं फिर बताना चलूँ ना, देखिए हमारे पास तो आईनी वहाँ दो तहसील तो थी नहीं, हमारे पास 2 तहसील तो थी नहीं। ये तो आईनी तरमीम लाने के लिए 2 तिहाई अक्सरियत की ज़रूरत है। और कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट लाइए है। फाद साहब 2018 अगस्त में आए, RTS बिठाया, जो क्लोज मार्जिन से सीटें जीत रहे, ना हराने के लिए। हाँ जी, आपको हराने के लिए? बिल्कुल सर। और यार देखिए फाद, मैं चले टेक्निकली ले लें, मैं टेक्निकल सामने रखता हूँ, मैं आप सबूत देता हूँ आपको। RTS बिठाया। अच्छा, अब RTS भी आपके जनरल बाजू में बैठे हैं और आप अपने ही भाई, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ आपके सामने, मैं आप लॉजिक रख रहा हूँ। कहेंगे कि 2/3 मेजॉरिटी थी आपकी उस वक्त भी और उसको रोका गया। बिल्कुल ऐसा ही और गया। अब ये 2 तिहाई अक्सरियत आ गई ना, देखे ना, लेके ना 2 तिहाई अक्सरियत किस तरह लेके आए हैं। राव से आगे चलते हैं, मैं दूसरा सबूत देता हूँ आपको इसका। ख्वाजा आसिफ, आप जान के छेड़ते भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, किसी जगह सुना है, बड़ा प्यार करते हैं आपसे, डरते भी हैं आपसे कि गुफ्तगू को सख्त ना हो जाए, सख्त गुफ्तगू ना हो जाए इस हवाले से। तो वो उन्होंने खुद मंसूर अली खान के प्रोग्राम में और बाकी जगह पता क्या कहा था कि उनसे रब्ता हो गया था जनरल बाजवा साहब से, पंजाब की हुकूमत लेने का कहा है। और हमने फिर देखा नहीं, ये अप्रैल 2019, 8 महीने बाद। आप खुद अंदाज़ा लगाए ना कि अगर तो एस्टैब्लिशमेंट साथ थी तो फिर अप्रैल 2019 में रब्ता क्यों हो गया। अच्छा, फिर उससे आगे चले जाए, नवाज शरीफ सजा याफ्ता कैदी था। अगर नवाज शरीफ के साथ ये करप्शन नहीं, ये सारे मामले सच थे, तो उसे बाहर क्यों भेजा गया? उसे प्रोटोकॉल रेड कारपेट में बाहर क्यों भेजा गया? रेड कारपेट में फिर लाया क्यों गया उसको? तो सवाल तो फिर ये है। असद उमर साहब कह रहे थे प्रोग्राम में, अभी लेटेस्ट उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते इमरान खान को, अभी भी अगर वो वापस आते हैं तो बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। असद उमर साहब ने कहा। देखिए मैं फहद एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं भी क्रिटिक रहा हूँ उस्मान बुज़दार का। मैंने, आपको याद है इंश्योरेंस वाला केस और लिकर वाला केस, नैब में मैं कहा। हाँ जी, आप कंप्लेंट, ठीक बात। आज 2.5 साल हो गए हैं, उस्मान बुज़दार के खिलाफ कितने केसेस ले आए आपने? फराज शहजादी के खिलाफ बड़ी जोर डाला, एंटी करप्शन, नैब, सोसाइटी तबाह कर दी उनके खामन की। मैंने हाईकोर्ट से स्टे कराए, उनके बच्चों के नाम ECL में डाल दिए, कोई वजह नहीं थी, वो हाईकोर्ट ने निकाला। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना, फिर क्या बात रह गई।
आप कह रहे हैं वजारत आला उनके घर से नहीं चलती थी? नहीं, देखिए मैं उसकी वजह सिंपल सी है, इमरान खान में जो उनका एक विजडम है वो मैं तारीफ़ करूँगा, वो साबित करना चाहते थे कि एक बंदा आपको चाहिए। ये जो शहबाज शरीफ ने ड्रामा रचाया हुआ था कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, आपने देख लिया PDM 1.0 के दौर में क्या हाल हुआ। इतने क्राइसिस में वो बेचारे काम कर रहे हैं। क्राइसिस को छोड़ें, आप बड़ी बातें करते थे ना, लॉन्ग बोर्ड है, अपना बड़ी हैड, और बताते थे कि मैं सारा दिन काम करता हूँ। क्या दिया इस मुल्क को, बताएं ना आज ज़रा, आज बैठ के बताएं ज़रा। PDM 1 ने तबाही कर दी, इकॉनमी तबाह कर दी, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चलेगी। और वो PDM 1.0 ने PDM 0.5 लेके आए काकड़ की शक्ल में या मोहसिन नकवी की शक्ल में, और वही देखें वही लोग हैं ना ये जो लेके आए, उनको उनको आपने बना लिया, अपना सेनेटर भी बना लिया आपने। सोचो तो सही ना ज़रा इस बात को। फिर PDM 2.0 आई। आप ज़रा गौर तो करें ना कि इस सारे टेनरियों में जितने तजर्बे करने थे उन्होंने तजर्बे कर लिए, और हाल आपने देख लिया। अभी बाकी लोग आप समझते हैं, ये फवाद चौधरी भी वापस आ गए जेल से, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये वापस आएंगे पार्टियों में या क्या बनेगा इनका, क्या मुस्तकबिल आपको लग रहा है? देखिए ये मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की पार्टी के लिए, तो उन्हें पार्टी में लेना चाहिए वापस। ये मैं बता दूँ आपको, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, तो लेकिन ये अल्टीमेटली फ़ैसला जो है ना वो इमरान खान का है। इमरान खान जिसे चाहे पार्टी में रखे, जिसे चाहे पार्टी में निकाले। मेरी जब मुलाकात हुई थी खान साहब से, तो पार्टी की टिकटों की तकसीम के हवाले से भी उनके बड़े एतराज़ात थे, ख़दशात थे कि कैसे तकसीम हुई है, किस तरह हुआ है, बहुत से सवाल है। इमरान खान का जेल में जाना जो है ना, ये बड़ा नुकसान हुआ है पार्टी को। 5 अगस्त से लेकर अब तक देखिए जो बयानियाँ जिस तरह चलाना चाहते हैं, जो बातें जिस तरह कहना चाहते हैं, मीडिया को कुछ आज़ादी मिली, मीडिया को फिर दीवारें ऊंची कर दी गई। लेकिन जिस तरह इमरान खान उस तरह पहले बात करता था, डर और खौफ था ना इतना, और इतना डर और खौफ है, आप अंदाज़ा लगाएं। बुशरा बीबी, क्या कसूर था बुशरा बीबी का? मिसेज है ना उनकी, आप लोगों ने इद्दत के निकाह में जाली और झूठे फ्रॉड, और उनकी बेटियों ने कुरान मजीद पे सेम यही काम आप अपोजिशन से भी करते हो? देखिए मैं भी अंदर थी, मैं फिर बताना चलूँ हम नहीं करते थे, ये नैब करता था। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। आज हम समझते हैं मशीर लगने लगे थे, मैं तो देखना नहीं लगा ना, ताकतवर मशीर चला रहे थे नैब को उस वक्त, तो क्यों मैं लगाने नहीं दिया ना भाई। आप जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केस नहीं बना रहे, मैं इख्तलाफ, इमरान खान भी इस बात से इख्तलाफ करता है कि इस तरह की सियासी इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। इमरान जो केस बनता है, इमरान खान को जो बताया गया, जिन्होंने बताया, अब मैं मिसाल के तौर पर अरशद शरीफ को आखिर को दिखाता था, बतौर प्रोसिक्यूटर नैब आप केस हारे हुए हैं, जो करप्शन के केस है। मैं तो नहीं हारा, मुझे नैब तो आ रही है ना। वो नैब देखे बजाय है कि मैं प्रोसिक्यूटर होता तो ये मैं केस हारने देता, ये तो अब जेल में रख लेना आप। तो ये तो फिर उन्होंने इसीलिए सिस्टम भी ऐसा रखा और निज़ाम भी ऐसा बनाया। बाकी तो ये आपको पता है, ये निज़ाम इसी तरह चलता रहना है। लेकिन इस निज़ाम को अगर बेहतर करना है ना, तो जो मैंने 5 जून 2023 को एक दिया था लंदन में, पाकिस्तान को तरमीम में क्या रिफॉर्म्स की बातें होंगी, तरमीम जो आएगी? देखिए अभी तक जो मेरी इतलात के मुताबिक है, एक तो डिस्कशन ये पहले ये हो रहा था कि 65 से 68 साल एज कर दी जाए, हाई कोर्ट की 62 से 65 कर दी जाए। ये होगा आपको? वकला इसको कबूल नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, आपको बड़ी बात है आज़ाद के तौर पर। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा यानी जो है एज इट इज़ रहे। जजेस की तरमीम, जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उस पर इतफाक़ करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी ये 2 तेरियां 2 मेरियां वाला प्रिंसिपल ख़त्म होना चाहिए। एक जो और तरमीम हम जो फाइनल की है उन्होंने, तो इस तरह कि वो चीफ जस्टिस की म्याद जो है ना 3 साल के लिए टेन्योर पोस्ट रखना चाहते हैं। मैं नहीं समझता वो आइन से कमेंस्ट्रेट करेगी, आइन के खिलाफ है। जदीद कानून बन जाए तो आइन के खिलाफ क्या है? वो देखा, अब आइन बनेगा तो फिर चैलेंज करेंगे ना, मैं चैलेंज करूंगा। चले अगली बात बता, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, इफ्तिखार चौधरी दौर थोड़ी है कि आप पार्लियामान को नीचा दिखाएंगे, जो मर्जी आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, जो मर्जी कह दें आप। 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम के तहत यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज देंगे, वो भी कसूर अजहर सिद्दीक का था ना। तो जमहूरियत वीक की ना आपने। देखें वो वजह क्या है, मैं जमहूरियत को वीक करने का इशू नहीं मैं कह रहा। बात लिखा हुआ है कि तौहीन अदालत में अगर सज़ा होगी उनको, जो कि तौहीन अदालत में सज़ा हो गई थी, तो आइन का आर्टिकल 63 बड़ा क्लियर है, तो वो 5 साल के लिए नाहिल हैं। इसमें अजहर सिद्दीक कुछ भी नहीं कर सकता था। अजहर सिद्दीक ने आइन और कानून की पासदारी की और इसीलिए वो मामला लेकर गए, दैट्स ऑल। आप कह रहे हैं कि वो बस आपका एक आइन का एक
प्रोसेस आपने ड्यू प्रोसेस, देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है ना, हमारा तो काम यही है ना कि आइन की पासदारी करना। फिर आप अदलिया को क्यों कहते हैं, ब्लेम देते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर घर भेज देती है? नहीं, मैं उस इख्तिलाफ, देखिए वो देखिए नवाज शरीफ मर्डर का भी उस पर, देखिए मैं बताऊं, नवाज शरीफ को जो है जो मिस डिक्लेरेशन थी, उनको मिस डिक्लेरेशन पे घर बिल्कुल या तो आइन तरमीम कर दें आप, बिल्कुल सही है। इमरान खान केस मुख्तलिफ है। इमरान खान को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे किया आपने? तोशा खाना में, जिस तरह तोशा खाना 120 दिन से आगे नहीं जा सकता था, आपने साइफर का केस जो आपने बनाया, आपने फिर तोशा खाना का नैब के जरिए रेफरेंस बनाया। खान साहब को किसी ने बताया कि मुफ्ता इस्माइल और खान अब्बासी साहब ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा मेरी जो कंपेन चल रही है एहतसाब की वो डैमेज होगी, इन्हें अंदर ही रहने दो। नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल है। चूँकि वजह थी कि जितने सबूत दिखाए गए ना, सबूत तो पता है आपको, दिखाने वाले नया वाले सबूत तो उन्होंने वो दिखाते हैं ना, जनाब ये देखें ये ठेके में ये हुआ, ऐसा हुआ। तो अब एक जो कि एक्सपर्टी जितना चीज़ें आनी है उसको चीज़ों को सामने रख के आने वाले आप कोई 2 महीने कैसे अब देख रहे हैं? क्योंकि उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तरमीम है। मैं एक बात बताऊँ, ये तरमीम तो ख्वाब रह गया, ये नोट कर लें आप। मंसूर अली शाह टेक ओवर कर जाएंगे? नहीं, मंसूर अली शाह का टेक ओवर नहीं, आइन टेक ओवर करेगा, सवाल ये नहीं है, आइन टेक ओवर करेगा और आइन की पासदारी जो करनी है इन जजेस ने करनी है। दूसरा, मैं बड़ी ईद से पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आज 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो बेंच ही डीलिस्ट कर दिया। एक तो ये बड़ा अजीब सा तरीकाकार है कि आप केस ही डीलिस्ट कर देते हैं। उसके अलावा साइफर के केस में आज बहस हुई है। 6 जजों का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? वो बिल्कुल रहेंगे यहाँ, और नहीं, वो बेंच में से क्या निकलेगा वहाँ से जो केस चल रहा है? उसमें मेरा अपना ख्याल है वो उस केस में अब आके 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह होंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो आप आर्टिकल 209 का सब आर्टिकल 5 है जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है ना, उसके अंदर तरमीम आएंगी। उसमें ये तय होगा कि अगर किसी ने राब्ता भी करना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो उसका प्रोसीजर तय होगा और ये लिखी जाएंगी चीज़ें। आइंदा इस तरह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसी का आकर कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच जी। अजहर सदीक साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और फ़िलहाल तो जो 2/3 मेजॉरिटी की सूरत हाल थी हुकूमती बेंचों के पास, सुप्रीम कोर्ट के आज के जो प्रोसीडिंग है उसके बाद तो वो फ़िलहाल चीज़ें तातुल का शिकार हो गई हैं। ये तातुल कितनी देर रहता है, कितनी देर नहीं रहता, और इस पर क्या अपडेट आती है आपको आगाह रखेंगे। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।